नमस्कार साथियों। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में आज के इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होने वाली है कि आप सभी अध्यापक साथियों जो वर्तमान में किसी भी स्तर पर शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं या फिर सेवापूर्व ऐसे अध्यापक जो अभी अध्यापक कौशल सीख रहे हैं, उनके लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि चाहे जो अध्यापक बनने की कगार पर हैं या जो अध्यापक बन चुके हैं, अध्यापक बनकर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भारत के या भारत के बाहर भी कहीं अपनी कौशल से अपने विद्यार्थियों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी के लिए भी आज की यह वीडियो सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हम सभी अध्यापक साथी एक सामान्य परिस्थिति से जो जूझते हैं, वह परिस्थिति यह है कि हम अपनी कक्षा का ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। कई मायनों में हमें लगता है कि बच्चों को केवल उनकी सीट पे बिठा लेना या उनके लिए जो पहले से निर्धारित कक्षा कक्ष है उसमें उनका प्रवेश करा देना ही कक्षा कक्ष प्रबंधन है। तो यह मान्यता हमारी आपकी एक सतही मान्यता है। क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन में कक्षा के अंतर्गत की चीजें तो है ही हैं, साथ ही विद्यालयी वातावरण, विद्यालय के बाहर का वातावरण इत्यादि समस्त बिंदुओं को समाहित करके कक्षा कक्ष का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकता है। क्योंकि जब तक एक कक्षा बेहतर ढंग से व्यवस्थित नहीं होगी तब तक बच्चों का अधिगमकर्ताओं का अधिगम बेहतर नहीं हो पाएगा और हम बिना कक्षा कक्ष प्रबंधन के एक बेहतर अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम सभी को कक्षा कक्ष प्रबंधन के विभिन्न आयामों, घटकों, सिद्धांतों, उसे प्रभावित करने वाले कारकों इत्यादि को व्यवस्थित ढंग से समझने की जरूरत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन के प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं, तथा कक्षा कक्ष प्रबंधन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बेहतरी में या एक शैक्षिक वातावरण के निर्माण में कक्षा कक्ष प्रबंधन की महत्ता क्या है, इससे लाभ क्या है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, और अंत में हम देखेंगे कि कक्षा कक्ष प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकते हैं, जिसे बीएड प्रशिक्षु या बीटीसी प्रशिक्षु अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखकर एक बेहतर अंक प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए आज के इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा क्या है क्या कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन का आशय क्या है। तो यदि इस बात को हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो कक्षा कक्ष प्रबंधन अध्यापकों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्वक सक्रिय प्रतिभाग करने के लिए उत्सुक हो सकता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन दरअसल कक्षा के माहौल को
खुशनुमा और अधिगम के लिए एक ऐसी व्यवस्था की निर्मित है, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी वैयक्तिक विशेषताओं को शामिल करते हुए सक्रिय रूप से कक्षा में प्रतिभाग करता है तथा कक्षा का संचालन इस तरह से सुचारू होता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोचालक घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण वैयक्तिक विविधताओं को सम्मिलित करते हुए कक्षा के प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति संभव कर पाता है। कक्षा कक्ष की अवधारणा से यह स्पष्ट हो गया है कि इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है, साथ ही अध्यापक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और अध्यापक तथा विद्यार्थी के अलावा जो विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का बाह्य वातावरण भी है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी चर्चा हम अगले स्लाइड्स में करेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम, यदि हम क्लासरूम मैनेजमेंट के डायमेंशंस की बात करें, घटकों की बात करें, तो उसमें विद्यालय का बाह्य वातावरण, विद्यालय का आंतरिक वातावरण, विद्यालय प्रमुख का जो नेतृत्व शैली है वह, साथ ही विद्यालय भवन, फर्नीचर्स, प्रकाश एवं तापमान की समुचित व्यवस्था तथा विद्यार्थी और उनका शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं भाषाई संदर्भ भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके अलावा अध्यापक और अध्यापकों की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं दार्शनिक संदर्भ है, यह भी कक्षा कक्ष प्रबंधन का महत्वपूर्ण आयाम होता है। इसके अतिरिक्त अध्यापकीय कौशल एवं उनकी पेशेवर लगन भी कक्षा कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन घटकों को बिना ठीक से समझे हुए हम कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को बेहतरी के साथ व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं और उसका परिणाम यह होगा कि जो हम एक बेहतर अधिगम वातावरण निर्माण के उद्देश्य के साथ कक्षा का संचालन करने की ओर बढ़ रहे हैं, वह समुचित ढंग से प्रभावी नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ताओं का अधिगम नेगेटिव रूप से प्रभावित होगा। इसलिए अध्यापक साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयामों को समझें और उसके आधार पर कक्षा कक्ष प्रबंधन को व्यवस्थित ढंग से अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने विद्यालयों में, अपने कॉलेजों में जमीनी हकीकत को एनालिसिस करके व्यवस्थित करने की कोशिश करें, जिसका परिणाम यह होगा कि हम सभी मिलकर एक बेहतर अधिगम वातावरण अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अधिगमकर्ताओं के लिए सुनिश्चित करा पाएंगे और कह पाएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे संस्थान का, हमारे विद्यालय का या हमारे कॉलेज का वातावरण एक ऐसा शैक्षिक वातावरण है जिसमें कोई भी विद्यार्थी किसी भी धर्म, जाति, मानसिक स्थिति का या किसी भी बौद्धिक स्तर का या किसी भी भावनात्मक स्तर का बालक या अपनी विशिष्ट विशेषताओं को समाहित करता हुआ प्रत्येक विद्यार्थी हमारे कॉलेज में आकर के हमारे इस अधिगम वातावरण का एक अभिन्न अंग होकर के अपने शैक्षिक आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति कर सकता है। कह सकते हैं कि इस वातावरण में समाहित होकर, इस वातावरण का एक अभिन्न अंग होकर के वह अपने अधिगम उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित कर सकता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे एक अध्यापक के रूप में कक्षा कक्ष प्रबंधन को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के बाहर अर्थात विद्यालय के बाहर का जो सामुदायिक भाग है, जो कम्युनिटी है उसके आसपास, या जो यदि आप ग्रामीण परिवेश में हैं तो जो गांव का माहौल है
उस गांव के माहौल को समझ करके, भांप करके वहां के अभिभावकों का और जो अभिभावक नहीं भी हैं उनका भी सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अध्यापक साथी विद्यालय के आसपास की बस्तियों में जाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे रेपो स्थापित करें और उनकी सहभागिता की विद्यालयी कार्य प्रणाली में क्या महत्व है इससे उन्हें परिचित कराएं और उनका अधिकतम सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किए आप ठीक से विद्यालयी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है विद्यालय की कार्य संस्कृति बेहतर होनी चाहिए। बिना कार्य संस्कृति बेहतर हुए आप ठीक ढंग से कक्षा प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। विद्यालय प्रमुख की नेतृत्व शैली प्रजातांत्रिक और समावेशी होनी चाहिए। जो आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का हेड हो या आप किसी उच्च शिक्षा संस्थान में हो तो वहां का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, जिसे हम सभी विभागाध्यक्ष कहते हैं या जिसे हम सभी हेडमास्टर कहते हैं या जिसे हम सभी प्राचार्य कहते हैं या जिसे हम सभी प्रधानाचार्य कहते हैं, ये स्कूल के अलग अलग लेवल पे विद्यालय प्रमुखों के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ सभी स्तर पे एक साथ बात कर रहे हैं, इसलिए हम विद्यालय प्रमुख की बात कर रहे हैं, स्कूल हेड की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के रूप में हो, चाहे हेडमास्टर के रूप में हो, चाहे प्राचार्य के रूप में हो या फिर डीसी के रूप में हो, कुलपति के रूप में हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो विद्यालय प्रमुख की जो नेतृत्व शैली है उसमें प्रजातांत्रिक गुण होना बेहद आवश्यक है और उनका नेतृत्व शैली समावेशी होना चाहिए, अर्थात उनके साथ कार्य करने वाले समस्त शैक्षिक और शैक्षणेतर कर्मचारियों का समावेशी प्रयास होना चाहिए, तब जाके ठीक ढंग से कक्षा प्रबंधन सुनिश्चित हो पाएगा। कक्षा कक्ष में पर्याप्त रोशनी और समुचित तापमान होना चाहिए। कक्षा के जो नियम बनाए जाएं वो सामान्य हो, स्पष्ट हो और तार्किक होने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा, हर एक अधिगमकर्ता उसे अपनी वैयक्तिक विशेषताओं के साथ समाहित करते हुए उन नियमों के साथ अपने आप को जस्टिफाई कर सके, उनका पालन सुनिश्चित कर सके, ताकि कक्षा में अनुशासन स्वयं से प्रेरित होकर के स्थापित हो जाए। विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और भाषाई जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बिना विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुए हम ठीक से क्लासरूम मैनेजमेंट को व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के, विभिन्न अलग अलग संदर्भों के, विभिन्न शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं वाले विद्यार्थी हमारी कक्षा में हो सकते हैं। इसलिए हमें हर एक विद्यार्थी की वैयक्तिक विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कक्षा प्रबंधन करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को रखना चाहिए। अध्यापक को स्वस्थ, प्रसन्न और पेशेवर निपुणता के साथ ऊर्जावान होना चाहिए। किसी भी अध्यापक को किसी प्रकार की वैयक्तिक, धार्मिक, भौगोलिक या लैंगिक पूर्वाग्रहों से हमेशा मुक्त होना चाहिए और अध्यापक को बिना समुचित तैयारी के कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अध्यापक की विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक होनी चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापक बायस होगा किसी भी विषय वस्तु या संदर्भ को लेके, चाहे वो धार्मिक रूप से, चाहे वो जातिगत रूप से, चाहे वो क्षेत्रवाद को लेके, चाहे वो लैंगिक रूप से, यदि अध्यापक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो वो अपने विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक सोच बनाने में मुश्किल पैदा करेगा, जबकि वो कक्षा में गया है इस उद्देश्य के साथ कि हम अधिगमकर्ताओं की जो सोच है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको हम साइंटिफिक ढंग से मॉडिफाई करेंगे, उसको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन
हमारा एक अध्यापक के रूप में कक्षा में ठीक से तैयारी के बिना ही चले जाना या फिर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होके पूर्वाग्रहों से युक्त होके कक्षा में चला जाना विद्यार्थियों के जो वैज्ञानिक सोच का विकास का रास्ता है उसमें बाधा बनता है। इसलिए हम अध्यापक साथियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही अपनी जो वैयक्तिक सोच है, जो पूर्वाग्रह है, जो अवधारणाएं हैं, जो धारणा पहले से ही बनी हुई है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसे त्याग करके ही समुचित तैयारी के साथ हम कक्षा में प्रवेश करें, ताकि प्रत्येक जाति, धर्म, लिंग से संबंधित या भाषा से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक अधिगमकर्ता को हम एक समान दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर सकें। साथ ही अध्यापक को हमेशा अपने विषय और उससे संबंधित जो शिक्षण शास्त्रीय नवाचार हो रहे हैं, जो पेडागॉगिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, उससे हमेशा अपडेट रहना चाहिए, उससे हमेशा परिचित होते रहना चाहिए और उसके हिसाब से अपने शिक्षण विधि को, अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को लगातार परिमार्जित करते रहना चाहिए, मॉडिफाई करते रहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को यह पता चल सके कि अध्यापक आज के डेट में जो कक्षा में बात कर रहा है वो आज तक के अपने विषय की दुनिया के समस्त ज्ञान को समाहित करके कक्षा में प्रवेश किया है। ऐसा ना हो कि यदि अध्यापक की उम्र ज्यादा है तो वो पुराने ख्यालातों के साथ ही कक्षा में प्रवेश करे। इससे हम अध्यापकों को बचने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान में रखना है कि एक बेहतर कक्षा का प्रबंधन तभी हो पाएगा जब हम अपने विषय से संबंधित जो पेडागॉगिकल इनोवेशंस हैं, जो शिक्षण शास्त्रीय नवाचार हैं, जो नवीन शिक्षण विधियों का निजात हो रहा है, जो नवीन शोध हो रहे हैं हमारे विषय से संबंधित, नवीन फाइंडिंग्स जो आ रही हैं, उन सभी को समाहित करके हमें तब कक्षा में प्रवेश करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी कक्षा निसंदेह व्यवस्थित होगी, अनुशासित होगी और उस कक्षा का अधिगम स्तर सर्वोत्तम होगा। अब बात करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है अध्यापक। अध्यापक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? तो पहला, अध्यापक की विचारधारा। दूसरा, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा, अध्यापक के मनोवैज्ञानिक कारक। चौथा, अध्यापक का नेतृत्व व्यवहार। पांचवा, अध्यापक की प्रबंधकीय समझ एवं कुशलता तथा अध्यापक का पेशेवर निपुणता, लगन एवं तत्परता। एक अध्यापक के रूप में हमें अपने से संबंधित इन सभी घटकों को बैलेंस करके ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। यदि हम अपने से संबंधित इन घटकों को नहीं जान समझ रहे हैं तो उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व व्यवहार प्रजातांत्रिक है या नहीं है, हमारे अंदर प्रबंधकीय समझ और कुशलता है कि नहीं है, हम पेशेवर रूप से निपुण हैं, हमारे अंदर शिक्षण प्रक्रिया के प्रति लगन है, तत्परता है या नहीं है, यदि है तो किस लेवल तक का है, उसे हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर समझ के साथ हम कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रख के ही हमें कक्षा का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा नेतृत्व व्यवहार प्रजातांत्रिक नहीं होगा, हम एक सामंती सोच के साथ कक्षा में जाएंगे, हम अपने आप को तानाशाही प्रवृत्ति के साथ कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी डरे होंगे, दबे होंगे और वो जानबूझ करके भी सवाल नहीं करेंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा आपका बताया हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फार्मूला, कोई भी थियरी, इसके बावजूद वो सवाल नहीं करेंगे। वो इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि आपके द्वारा बताई हुई चीजों को, आपके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को वो समझ रहे हैं, जबकि वो समझ नहीं रहे होंगे। कायदे से यदि आपका नेतृत्व व्यवहार प्रजातांत्रिक हो, आप हर एक बच्चे को सवाल बोलने के लिए मोटिवेट करते हो,
अधिक से अधिक उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हो, उनकी जिज्ञासाओं को कक्षा में सवाल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आप मोटिवेट करते हो, तो निश्चित तौर से आपकी कक्षा का अधिगम स्तर उच्च होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली नहीं होगी, जब तक आप प्रत्येक बच्चे को उसके वैयक्तिक विविधता के साथ कक्षा में महत्व नहीं देंगे, तब तक आपकी कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक नहीं हो पाएगा और बच्चा न समझते हुए भी सवाल नहीं करेगा। इसलिए एक बेहतर कक्षा वह होती है जिसमें अधिकतम बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ सकें और कक्षा का माहौल खुशनुमा बना हो। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हमारी आपकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम बच्चे को अधिक से अधिक सवाल पूछने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और वह छोटी से छोटी बात को भी सवाल के रूप में कक्षा में प्रस्तुत कर सके और कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अर्थात उस सवाल पूछने वाले विद्यार्थी के अन्य साथी विद्यार्थी गण भी हर एक बच्चे के सवाल पर जिज्ञासु होकर के ध्यान दें, तब जाके कक्षा का माहौल बेहतर हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक हैं? विद्यार्थियों की शारीरिक सक्षमता हो सकता है, कुछ विद्यार्थी शारीरिक रूप से कमजोर हों, कुछ विद्यार्थी शारीरिक रूप से बहुत हिष्ट-पुष्ट हों, उनके विकास की अवस्था, उनके मनोवैज्ञानिक कारक, कुछ बच्चों की बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी हो, कुछ की बुद्धिमत्ता औसत दर्जे की हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बेहतर हो, कुछ का पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत निम्न स्तर का हो, कुछ का औसत हो, मध्यम वर्ग में। उनकी भाषाई समझ और उनका पूर्व ज्ञान, इन तमाम कारकों को ध्यान में रख के ही आप एक बेहतर कक्षा का प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि बिना विद्यार्थियों की वैयक्तिक विविधता को कक्षा में शामिल किए हुए आप कक्षा को ना तो ठीक ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे और ना ही ठीक ढंग से कक्षा का संचालन सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए एक अध्यापक के रूप में हम सभी को अपने कक्षा में बैठे हुए या कक्षा में इनरोल्ड सभी बच्चों की उनकी वैयक्तिक विविधताओं का एनालिसिस करने के बाद कक्षा को छोटे छोटे सब ग्रुप में, छोटे छोटे उपखंडों में विभाजित कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि किस कक्षा के किस विद्यार्थी को किस तरह की सहायता की जरूरत है। तब आप उसे उसके लेवल से ऊपर उठाने में उसकी मदद कर पाएंगे। अन्यथा आप केवल शिक्षण करेंगे, अधिगम वातावरण का बेहतर निर्माण नहीं करेंगे, जिसकी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। ज्ञान की सामान्य समझ तो बच्चे के पास पहले से ही है, या वह तमाम तरह के आईसीटी के टूल्स की सहायता से सामान्य सूचनाएं वो संकलित कर सकता है। कक्षा में अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों की वैयक्तिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन अधिगम वातावरण का निर्माण करना मात्र है। और यदि आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको विद्यार्थियों की वैयक्तिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा के वातावरण का निर्माण करना होगा, जिसमें वह अपनी वैयक्तिक विविधताओं को समाहित करते हुए उत्सुकता पूर्वक, खुशी पूर्वक अध्ययन कर सके और अपने अधिगम को अधिक से अधिक सर्वोच्च उच्च से होते हुए सर्वोच्च स्तर तक ले जाने में सक्षम हो सके। और अध्यापक के रूप में आप केवल उसकी ऐसा करने में मदद करिए। उसके लिए जिन सुविधाओं की जरूरत पड़े उन सुविधाओं को आप प्रस्तुत कीजिए। फैसिलिटेटर बनिए, आप सुविधा प्रदाता बनिए, आप डिक्टेटर बनने की कोशिश ना कीजिए। अध्यापक और विद्यार्थी संबंधित कारकों के बाद हम बात करते हैं विद्यालय संबंधी कारक। इसमें भवन, वाशरूम, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, पर्याप्त रोशनी, समुचित तापमान, विद्यालय की अपनी कार्य संस्कृति, विद्यालय प्रमुख का नेतृत्व व्यवहार, स्टाफ रूम का माहौल, ये कुछ ऐसे कारक हैं
जो कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करते हैं, और यदि इनमें सकारात्मकता ज्यादा है, नकारात्मकता कम है, तो निश्चित तौर से कक्षा प्रबंधन व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा, अन्यथा कक्षा प्रबंधन ठीक ढंग से व्यवस्थित कार्य नहीं कर पाएगा। और आप पहले दो फैक्टर बहुत बेहतर होते हुए भी कक्षा का संचालन ठीक ढंग से करने में असफल हो जाएंगे। अन्य कारकों में समुदाय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भ है, लोकलिटी लैंग्वेज है, समुदाय का शैक्षणिक दृष्टिकोण है, सामुदायिक सहभागिता और सहयोग है, और कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैक्टर भी है। अंत में हम बात करते हैं कि कक्षा प्रबंधन से संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो कि बीएड या डीएलएड या इस तरह के टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित जो अन्य कोर्सेज हैं, उनमें सेमेस्टर एग्जाम के रूप में जो लिखित परीक्षा होती है, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के सवालों के पूछने की संभावना है क्लासरूम मैनेजमेंट से संबंधित, उनकी हम बात करते हैं। सामान्य सा सवाल कि कक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, कक्षा प्रबंधन को परिभाषित करते हुए इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। या एक सवाल यह पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका का सविस्तार वर्णन कीजिए। या एक सवाल यह हो सकता है कि कक्षा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का उदाहरण सहित तार्किक वर्णन कीजिए। इस तरह से भी एक सवाल भाषाई मोड़ बदल के पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक बेहतर अधिगम वातावरण निर्माण की प्रक्रिया में कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया समझाइए। कक्षा प्रबंधन से आपका क्या आशय है। एक अध्यापक के रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इसकी महत्ता उदाहरण सहित समझाइए। एक सवाल यह भी हो सकता है। और एक सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं। यदि हाँ, तो कारण सहित विश्लेषणात्मक समीक्षा कीजिए। आप सहमत हैं तो भी कारण सहित विश्लेषणात्मक समीक्षा कीजिए। आप सहमत नहीं हैं तो भी कारण सहित विश्लेषणात्मक समीक्षा कीजिए। एक सवाल और इस तरह से पूछा जा सकता है कि कक्षा प्रबंधन को परिभाषित करते हुए इसके महत्वपूर्ण आयामों, घटकों का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट को समझने में यह वीडियो आपकी मदद कर पाया होगा। धन्यवाद।